स्वागत है। मेरे सामने एक Vivo V29 लाइट है और आज मैं आपको इस डिवाइस पर कुछ ट्विक्स और ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। हम अपने सेटिंग्स में जाएंगे और हम डिस्प्ले और ब्राइटनेस में जाकर शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास डार्क थीम है जो मूल रूप से डार्क मोड है, जिसे स्थायी रूप से ऑन और ऑफ किया जा सकता है, या आप टेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं जो आपको इसे एक शेड्यूल पर सेट करने की अनुमति देगा, या तो सूर्यास्त से सूर्योदय तक या एक कस्टम टाइमर पर। बुनियादी रूप से यह आपको रात के समय डार्क मोड का उपयोग करने की अनुमति देता है और दिन के समय यह स्वचालित रूप से लाइट मोड में वापस स्विच कर देता है। अब मुझे यह विशेष रूप से गर्मियों के दौरान बहुत उपयोगी लगता है, जब आप जानते हैं पूरे दिन ये बहुत उज्जवल है और मुझे लगता है कि उस समय लाइट मोड बस बेहतर काम करता है। आप जानते हैं, खैर थोड़ा और नीचे चलते हैं। हमारे पास स्क्रीन रंग है। यहाँ आप डिस्प्ले की संतृप्ति बदल सकते हैं। तो हमारे पास मानक डिफ़ॉल्ट है। किसी कारणवश ये मूल रूप से दो समान चीज़ें कहने जैसा है, लेकिन खैर। फिर हमारे पास एक पेशेवर और एक उज्ज्वल विकल्प है। तो आप उनमें से प्रत्येक पर टैप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे इमेज को कैसे प्रभावित करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से पेशेवर मोड पसंद है क्योंकि यह थोड़ा अधिक संतुलित है और डिस्प्ले में एक गर्म टोन जोड़ता है। मुझे नहीं पता कैसे, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यह सफ़ेद को कैसे थोड़ा गर्म दिखाता है। तो यही मुझे पसंद है, यही है जिसके साथ मैं रहूँगा। आपके पास नीचे रंग तापमान समायोजन भी है, तो आप इसे और भी गर्म या ठंडा बना सकते हैं। यह अधिकतर इस बारे में है कि क्या आप डिस्प्ले में अधिक नीले या लाल टोन चाहते हैं। फिर और नीचे चलते हैं। हमारे पास स्टेटस बार है। यहाँ हम आइकनों, नंबरों या कोई नहीं के साथ नोटिफिकेशन विधि चुन सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि डिफ़ॉल्ट रूप से आपका डिवाइस उनमें से केवल 3 ही दिखाता है, 4 या यहाँ ऐसा लग रहा है। तो हमारे पास यहाँ कुछ आइकन दिखाई दे रहे हैं। हम उन्हें एक संख्या में संक्षेपित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये 4 दिखा रहा है। यह नोटिफिकेशन को सिर्फ एक संख्या के साथ थोड़ा साफ सुथरा दिखाता है, या आप इसे पूरी तरह से छिपा भी सकते हैं। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से संख्या पसंद है। फिर हमारे पास बैटरी का स्टाइल और प्रतिशत भी है। तो हमारे पास बैटरी के लिए कुछ अलग अलग मोड हैं, जैसे तो आप इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। याद रखें कि जब बात क्षैतिज की आती है तो आपके पास बैटरी के अंदर बैटरी प्रतिशत दिखाने का विकल्प भी है, और यह एकमात्र विकल्प है जो आपको ऐसा करने की अनुमति देता है। आप देख सकते हैं बाकी सभी ने उस विकल्प को पूरी तरह से हटा दिया है। अब वापस चलते हैं। हमारे पास स्क्रीन रिफ्रेश रेट थोड़ा कम है। हमारे पास स्मार्ट स्विच 60 to 120 है। आप जो चाहें चुन सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से स्मार्ट वाला पसंद है क्योंकि यह मूल रूप से इन दोनों का एक साथ उपयोग करता है। तो जब स्क्रीन पर कुछ भी नहीं चल रहा होता है, जैसे अभी डिस्प्ले स्वचालित रूप से बैटरी जीवन को बनाए रखने के लिए रिजोल्यूशन को कम कर देगा, जो स्पष्ट रूप से सहायक है। लेकिन अगर आप 60 और 120 के बीच ज़्यादा अंतर नहीं देखते हैं, तो आपको यह देखने के लिए उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से चुनना होगा कि वे वास्तव में ऊपर और नीचे स्क्रॉल करते समय कैसे दिखते हैं। तो हाँ, जब आप उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से चुनते हैं तो आप उनके बीच कोई अंतर नहीं देखते। आप शायद इसे 60 पर चलाने में रुचि रखते होंगे क्योंकि इससे आपको बेहतर बैटरी जीवन मिलेगा। मुझे अंतर दिखाई देता है, इसलिए मुझे इसे सुपर स्मूथ रखना पसंद है, जैसे कि यह स्मार्ट स्विच के साथ है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का उपयोग करता है। और यहाँ ये वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता कि ये किस बारे में है, लेकिन ये वास्तव में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हो सकता है कि डिस्प्ले का प्रतिक्रिया समय ही बहुत अच्छा हो, क्योंकि यह मुझे लगता है एक ओलेड डिस्प्ले है, इसलिए ये वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो मुख्य सेटिंग्स पृष्ठ पर वापस चलते हैं और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। चलो देखते हैं। और यहाँ हमारे पास राम है, तो और यहाँ हमारे पास एक्सटेंडेड राम है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप शायद बंद करना चाहें अगर आप कुछ विशेष चीज़ें होते हुए देखते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की लैगिंग हो रही है, उदाहरण के लिए खेलों में कभी कभी अगर आप मांग वाले खेल खेलते हैं, तो वे उस राम का उपयोग करेंगे। रैम को उद्धरण चिन्हों में रखा गया है क्योंकि ये वास्तव में रैम नहीं है, ये स्टोरेज है। तो वे उस स्टोरेज का उपयोग VRAM के रूप में करेंगे। उदाहरण के लिए GPU के लिए स्पष्ट रूप से स्टोरेज और RAM ये पूरी तरह से दो अलग चीज़ें हैं। और स्टोरेज कौन प्रकार, हालांकि यह NVMe या SSD जैसा हो सकता है, या जो भी वे यहाँ उपयोग कर रहे हैं, यह वास्तविक VRAM की गति के समान नहीं है। तो इसलिए आप अनुभव कर सकते हैं कि कुछ कार्य वास्तव में इस विकल्प के साथ चालू होने पर इससे बदतर महसूस होंगे। तो अब शायद इसे बंद करना चाहें।
और उस मामले में डिवाइस को किसी प्रकार के कार्य को साफ करने के लिए मजबूर किया जाएगा। पहले आरएम का उपयोग किया जा रहा था ताकि इसे नए प्रोसेस के लिए आवंटित किया जा सके, बजाय इसके कि खराब स्टोरेज को आरएम के रूप में उपयोग किया जाए। लेकिन यह शायद एप्लीकेशन के उपयोग और ऐसी चीजों के दौरान ध्यान देने योग्य नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, बस अधिक मांग वाले कार्य। अब इस चुनौतीपूर्ण कार्य के तहत हमारे पास अल्ट्रा गेमिंग मोड है। तो ये मूल रूप से उनके विशेष, शायद विशेष नहीं लेकिन मूल रूप से उनके पास गेमिंग मोड के लिए एक सेक्शन है, जो मुझे लगता है कि हमारे पास होम स्क्रीन पर कहीं एक एप्लीकेशन है जिसे मैं ढूंढने की भी कोशिश नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ आपके पास इसके साथ कुछ विकल्प हैं, तो चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। स्क्रीन मोड, ई स्पोर्ट्स। तो यह को वास्तव में इसके ऊपर नियंत्रण के साथ कुछ प्रकार का ओवरले रखने की अनुमति देता है। गेम का अनुभव, साउंड क्वालिटी और प्रभाव में सुधार। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, ये सच में मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ है। ये वास्तव में एक बहुत अच्छा विकल्प है। हालांकि ये कुछ के लिए गेमिंग मोड तक सीमित लगता है। ये कोई बहुत तार्किक कारण नहीं है, लेकिन मूल रूप से यह आपको साउंड प्रोफाइल और इक्वलाइज़र की वक्र को कस्टमाइज़ करने की अनुमति देता है ताकि यह आपकी सुनने की क्षमता के अनुसार हो। अब आपको यहाँ कुछ विकल्प प्रदान करता है जो कुछ इस तरह के हैं। विशिष्ट आयु समूहों के माध्यम से सामान्य सुनने की हानि के लिए सामान्यीकृत। तो आपके पास 30 से कम, 30 से 68 और उससे अधिक हैं। मैं इनमें से सभी को पूरी तरह से छोड़ दूंगा और सीधे अजीब कस्टम साउंड इफ़ेक्ट्स पर जाऊंगा। अगर मैं सही हूं तो ये वही करेगा, सैमसंग करता है, जो यहाँ बाईं या दाईं और बहुत हल्की आवाज़ें जाना शुरू करेगा। और आपको बस ये चुनना है कि क्या आप उन्हें सुन सकते हैं या नहीं, और ये फिर आपके लिए एक कस्टमाइज्ड इक्वलाइज़र बनाएगा। शायद आपकी सुनने की क्षमता के लिए नहीं, लेकिन यह सस्ते ईयरबड्स के लिए भी हो सकता है। वे ईयरबड्स कुछ ध्वनियों को उत्पन्न करने में बहुत अच्छे नहीं हो सकते, तो यह सुनने की परिधीय गुणवत्ता में उस प्रकार की गिरावट को सुधारने की कोशिश करेगा और सुनने की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाने के लिए भी प्रयास करेगा। तो ये वास्तव में एक बहुत ही उपयोगी विकल्प है। याद रखें, ये केवल हेडफोन के लिए उपयोग करने के लिए है। मैं इसे सेटअप नहीं कर सकता बिना किसी प्रकार के हेडफोन को प्लग इन किए या ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट किए। खैर, चलो देखते हैं कि क्या कुछ और है। मुझे लगता है कि सिस्टम नेविगेशन में होना चाहिए। तो हमारे पास 3 बटन का नॉब और जेस्चर नेविगेशन है और आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। मुझे जेस्चर नेविगेशन पसंद है तो मैं इसी के साथ रहूँगा, लेकिन हमारे पास हाइड बॉटम बार विकल्प भी है जो डिस्प्ले को फिर से थोड़ा साफ सुथरा दिखाता है। इस बार को हटाकर यह नीचे था, जबकि पहले की तरह ही उपयोग को बनाए रखते हुए, तो यह सच्चे में जोड़ता है मिनिमलिस्टिक एस्थेटिक जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है। लेकिन खैर, ये कहते हुए उन बदलावों और ट्रिक्स का समापन होगा जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अगर आपको ये बहुत मददगार लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।